ओके सो गाइज जैसे कि हम बताए थे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्स में है हम लोग का, ठीक है। लास्ट तक मेरा आवाज जा रहा है तो सुनाई दे रहा है तो बराबर, थैंक यू। अच्छा, तो हम लोग का जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो ये हेड्स का नाम आप लोग देख रहे हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आज हम लोग हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बिजनेस का। So PGBP stands for profits and gain from business and profession. Okay? तो हर एक हेड्स ऑफ इनकम हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग सीखना है कि हाउ शैल वी इंटरप्रेट। सो नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि इनकम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच इनकम। तो जब हम लोग सैलरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा सैलरी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। ओके, एंड देन जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो बिजनेस का कोई भी चीज पढ़ने से पहले आज आप लोग के साथ डिस्कशन ये करना होगा कि बिजनेस का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक कोई इनकम को आप बिजनेस नहीं प्रूव कर पाते हो, इनकम टैक्स उसको बिजनेस नहीं मानेगा, और इनकम टैक्स जब उसको बिजनेस नहीं मानेगा, आपका कंप्यूटेशन भी उस तरीके से नहीं होगा जैसे आप चाहते हो। सर ये सब आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे तो अच्छा होगा। तो गाइज हम लोग का कुछ एग्जाम्पल लेना होगा अभी, तब जाके हम लोग को समझेंगे कि हम लोग ये चैप्टर को मतलब इंट्रोडक्शन भी तक क्यों फोकस कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोग के साथ, आप पहले सुनो अच्छे से एग्जाम्पल को, देन आंसर देने की कोशिश करो। लॉटरी सेलर को देखो ना, रास्ते में जो लोग लॉटरी वॉटरी बेचते हैं, इन दिनों काफी पॉपुलर भी है लोग, मतलब हम लोग का मतलब देखना हर मोड़ पे एक लॉटरी सेलर रहता है, गलों से भी देखना लैपटॉप वैपटॉप लेके बैठता है, और फास्ट प्राइस जो आते हैं तो लिख के देते कि मेरा काउंटर से इस तारीख को ये प्राइस आया है। तो सपोज मान लो ऐसे कोई लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास मान लो होली बम्पर का 100 पीस टिकट था, जिसके अंदर मान लो 90 सोल्ड हो गया, 10 अनसोल्ड था। अब लकी ड्रॉ हुआ, जो फर्स्ट प्राइस था जैकपॉट था, वो मान लो वो 10 जो अनसोल्ड टिकट था उसी फीस से मान लो निकल गया। चांसेस आर देयर, लॉटरी है, कुछ भी हो सकता है। तो आज अगर कोई लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर का अनसोल्ड स्टॉक, आई मीन जो लॉटरी बिका नहीं है, उससे अगर लकी ड्रॉ जीत जाए और प्राइस अगर आ जाए, तो वो इनकम लॉटरी सेलर के हाथ में क्या बिजनेस इनकम माना जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। आमतौर पे लॉटरी अदर सोर्स होता है, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी जो भी है ये अदर सोर्स होता है। मतलब आज आप लॉटरी खरीदे हो, आपको प्राइस जीत गया है, तो जो इनकम आपको मिला वो इनकम माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बट क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा ये है कि आज लॉटरी सेलर का लॉटरी नहीं लगा, लॉटरी लगा है किसी और का। किसका? जो लॉटरी सेल करता है, और वो भी कहां से लगा है? जो टिकट बिका नहीं है, जो टिकट नहीं बिका है उनमें से फर्स्ट प्राइज आया। तो आपके लिए मेरे लिए लॉटरी इनकम क्या है? अदर सोर्स है। लेकिन जिसको आज लॉटरी लगा वो तो लॉटरी बेचने वाला था ना, तो लॉटरी बेच के जो प्रॉफिट होगा या जो भी होगा वो तो उसका बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। बट इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या है? जैकपॉट। जैकपॉट समझते हो ना, मतलब मालामाल हो गया वो भाई साहब, ठीक है, लकी ड्रॉ लग गया, उसी के लग गया। तो ये केस स्टडी हुआ था केरला में या कोई साउथ इंडियन कोई स्टेट में हुआ था, जहां पे ये केस लॉ बना था 2014 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस दोस्तों, आप लोग बताइए कि लॉटरी सेलर जो लॉटरी बेचता है उसको अगर लकी ड्रॉ लग जाता है तो उसके हाथ में वो इनकम क्या होगा? क्या वो उसको अदर सोर्स मानेगा कि बिजनेस इनकम मानेगा? क्या लगता है दोस्तों आप लोग को? ऑनलाइन वालों आप लोग भी आंसर दे सकते हो, क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी है। बिजनेस सर, बिजनेस सोर्स माना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजनेस बता रहे हैं ऑनलाइन पे, आप लोग का क्या आंसर है? अच्छा वोटिंग कर लेते, वोटिंग वोटिंग वैसे भी बंगाल में वोट आ ही रहता है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, कितने लोग को लग रहा है कि अदर सोर्स है? हाथ उठाओ एक बार। सबका नोटा पार्टी है क्या? हाथ उठाओ, ऐसे हाथ ऐसे उठाए जाते हैं दिखे। ओके फाइन, किसको लगता है बिजनेस है? और नो कमेंट्स वाला पार्टी हाथ उठा लो, वो भी उठा लो, कुछ पता नहीं है। सीरियसली लोग कभी चीज को काम का बात कर रहे हैं भाई, मजाक नहीं कर रहे। अच्छा आंसर पे थोड़ी देर बात करो, दो चार एग्जांपल और लेते हैं। तो एग्जांपल क्लियर हुआ, आंसर में बाद में ले रहा हूँ। अच्छा, घर भाड़े पे देंगे तो पैसा आता है, तो घर से इनकम क्या होता है पता है? घर भाड़ा देके जो इनकम होता है दैट इज द हाउस होल्ड इनकम माना जाता है। देखो घर पे दो तरह के इनकम हो सकती है, या तो घर बेच डालो तो आपकी इनकम होगा, या फिर घर आप रेंट पे दो
तो सर बेच देंगे तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, कैपिटल गेन चैप्टर पार्ट है, जो प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा ना ऑल। बट जब हम लोग भाड़े पे देंगे, जो भाड़ा हम लोग को मिलेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा। एग्री करते हो, हाँ या ना? अच्छा, फोरम मॉल का मालिक कौन है? फोरम मॉल जो है हम लोग का कोलकाता वेलकिन रोड पे, उसका मालिक कौन है? क्या जो दुकान खुल के रखे उसके अंदर वो लोग मालिक है कि कोई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है इसका? फोरम ग्रुप है उसका मालिक। क्वेस्ट का मालिक कौन है? जो क्वेस्ट का बनाए जो लोग। तो ऐसा बहुत सारा रियल एस्टेट कंपनी है मार्केट में जिसका काम यही है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, ओके, मॉल्स बनाना और भाड़े पे देना या तो बेच डालना। तो साउथ सिटी मॉल, क्वेस्ट मॉल, फोरम मॉल, कोलकाता का जितना सारा या अवनी जितना सारा बड़ा बड़ा मॉल है, इसमें एक दुकान तो नहीं होता है, मल्टीपल शॉप्स होता है और मल्टीपल तरह का शॉप्स होता है। सिनेमा हॉल से लेकर फूड कोर्ट तक एवरीथिंग मिलता है, सब कुछ वहां पे। तो आप अगर पता लगाओगे मनी स्क्वायर जाके या एक्रोपोलिस मॉल जाके या कहीं पे भी, देखना 90%, 90 नहीं 50% ज्यादा शॉप देखना रेंट पे है। मतलब रेंट इन द सेंस लीज पे लिया हुआ है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। क्वेस्ट में जाके अगर कभी भी अगर शॉपकीपर से अगर बात करने का मौका मिले तो बोलेगा लीज पे 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट जगह लेके लीज पे दुकान अपना चला रहा है। तो क्वेस्ट का जो मालिक है, फोरम ग्रुप का जो मालिक है, इन लोगों को क्या मिल रहा है? भाड़ा मिल रहा है ना। और वो भी 10-20 हजार का नहीं, लाखों में, फिगर्स आर इन लाख। मनी स्क्वायर का 100 स्क्वायर फीट का ऑक्यूपेंसी का भाड़ा है 1,12,000 प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी प्लस 30,000 के आसपास मेंटेनेंस, वही कार पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर एंड ऑल दैट। मॉल में जो जो कॉमन सुविधा मिलता है वो सब शॉपकीपर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पता है आप लोग को? एस्केलेटर जो ऊपर लेके जाते हैं उसका जो भी चार्जेस होता है, वो जितना सारा शॉप है उस फ्लोर में सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर आपका 1.5 लाख का खर्चा है एक दुकान मेंटेन करने के लिए शॉपिंग मॉल में। तो किसी एक शॉप में अगर 1.5 लाख रुपए आए तो फ्लोर में तो बहुत सारा शॉप है, तो उस ग्रुप का जो मालिक है उसको तो बहुत पैसा मिलता होगा। तो आज अगर मान लो मनी स्क्वायर ग्रुप का अगर मैं बात करूं, मतलब फोरम ग्रुप का अगर मैं बात करूं, उन लोग को जो रेंट मिल रहा है, क्या वो उन लोग के लिए हाउस रेंट इनकम होगा कि बिजनेस इनकम होगा? क्यों? आप लोग तो थोड़ी देर पहले ही तो बोले थे कि घर भाड़े पे देने के बाद जो इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी होगा। ये तो घर ही तो भाड़े पे हुआ, हाँ रहने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, बट है तो घर ही, है तो घर ही। पहले पहले आप लोग बोलो, कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? जब मैं शुरू किया था तब आप लोग सब एग्री किए थे, हाँ दिस इज द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। और आप लोग अगर बीकॉम में याद भी रखे होंगे तो यही लेट आउट का कैलकुलेशन था। अरे नॉर्मल आम आदमी घर भाड़ा देके कितना कमाएगा? 2 एक घर का भाड़ा ही कमाएगा। घर का भाड़ा से तो कमा तो ये लोग रहा है। दा 42 जो बन रहा है कोलकाता का टॉलेस्ट, तो दा 42 जो कंप्लीट होकर जब पूरा हैंडओवर होगा तो बहुत सारा प्रॉपर्टी बिकेगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी लीज में होगा। तो जो लीज पे जाएगा उसको भी तो रेंट लाखों में आएगा, थोड़ी हजार में उसका रेंट मिलेगा। ये हम लोग का जो स्टैंडर्ड के जो डायमंड ग्रुप, डायमंड बिल्डिंग जो है हम लोग का, डायमंड हेरिटेज जो है, उसमें क्या डायमंड ग्रुप का ऑफिस है, बहुत सारा कॉर्पोरेट का ऑफिस है। तो भाड़ा तो ये लोग कमा रहा है। एक जन जिसका 2 फ्लैट है वो भाड़ा दे कितना कमाएगा? मंथली 30-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख मैक्सिमम। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए कौन छाप रहा है? ये सब रियल एस्टेट ग्रुप छाप रहा है। डीएलएफ बिल्डिंग न्यू टाउन में, सिंथेसिस पार्क न्यू टाउन का, तो यही सब लोग तो छाप रहे हैं ना। चैटर्जी इंटरनेशनल पार्क स्ट्रीट, आपका एपीजी हाउस इन द पार्क स्ट्रीट, तो ये लोग बिजनेस में नोट छाप रहा है। तो इन लोग के हाथ में जो प्रॉपर्टी का जो रेंट आ रहा है, तो इन लोग के लिए क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा कि बिजनेस इनकम माना जाएगा? समझ रहे हो क्वेश्चन? ऑनलाइन वालों आप लोगों को क्या लगता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन तो आंसर मिल गया। बिजनेस सर, बिजनेस। ओके, बिजनेस बोल रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है? चलो अच्छा बात है, नहीं लग रहा तो आगे बढ़ू। 2-4 एग्जाम्पल और सुनना है। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल में क्यों ले रहा हूँ पता है? एक चीज समझाने के लिए। देखो, इनकम चाहे मेरा बिजनेस से हो, इनकम चाहे मेरा हाउस प्रॉपर्टी से हो या अदर सोर्स से हो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, हाँ या ना? सर इनकम चाहे आपका बिजनेस हो, इनकम चाहे आपका सैलरी हो, जो भी हो, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। यस और नो? इनकम होने से टैक्स होना चाहिए। तो जब इनकम पे टैक्स मुझे देना ही है तो ये क्लासिफिकेशन है क्या कहानी है? दरकार ही नहीं था। सर मैं घर भाड़े पे दे रहा हूँ, आप मेरा बिजनेस बोलो, मेरा हाउस प्रॉपर्टी बोलो, ये तो मेरा इनकम ही ना। तो अब इनकम के ऊपर टैक्स ले ना, बात खत्म। इतना माथापच्ची क्यों करें हम लोग? इसलिए करेंगे क्योंकि कंप्यूटेशन का तरीका अलग होता है। आज अगर आप हाउस प्रॉपर्टी प्रूव करोगे तो उसका इनकम कंप्यूट करने का तरीका जो होगा, आप अगर बिजनेस मानोगे तो उसके इनकम कैलकुलेट करने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा।
और इनकम अगर कैलकुलेट करने का तरीका चेंज होगा तो इनकम का अमाउंट भी चेंज होगा, और इनकम का अमाउंट चेंज होगा मतलब टैक्स भी चेंज होगा। तो हम लोग को ये इसलिए दरकार है ताकि वी शुड कैलकुलेट द करेक्ट इनकम। क्या चीज? करेक्ट इनकम एंड उसके ऊपर करेक्ट लायबिलिटी, ताकि डिपार्टमेंट का लॉस ना हो और पब्लिक को भी ऐसा ना लगे कि वो भी ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। समझ रहे हो? आम बात है, तो सिंपल सा बात में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस, नो? तो ये जो एग्जांपल में ले रहा हूँ, सारा एग्जांपल पे एक चीज कॉमन है। क्या बोलो? तो इनकम। लॉटरी इनकम था, रेंट, शॉप का जो रेंट था वो भी क्या है? इनकम है। तो सर जब इनकम के ऊपर आपको टैक्स लेना ही है तो इनकम के ऊपर टैक्स लो। अलग करने का क्या दरकार है? दरकार है, क्योंकि जब मैं अलग करूंगा कैलकुलेशन प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। हाउस सोसाइटी का जैसा प्रोसेस होगा, पीजीबी का प्रोसेस ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है पहचानना। क्या पहचानना? इनकम को पहचानना कि ये इनकम है, कौन सा सोर्स का इनकम। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? अच्छा, तो सर तो फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, फिर हम लोग इसको बहुत चर्चा करेंगे। अच्छा, 2 एग्जांपल लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल सुन लो। गाइस हम लोग एफडी करवाते ना, एफडी। तो आज अगर इंडिया में चेक करोगे, एक घर छोड़ के एक घर का आपको एफडी मिलेगा। तो हर एक फैमिली में कॉमन होता ही एफडी। क्यों कराते हैं? इंटरेस्ट आता है। सबसे बड़ी बात, पैसा का पैसा रह जाता है, और क्या आता है हम लोग का? इंटरेस्ट आता है। डन। लेकिन आज अगर आप बैंक का पीएल देखोगे, बैंक, कोई भी बैंक का, ठीक है, आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, बट थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा किसी और दिन। कुछ नहीं, वही moneycountilinvesting.com जो साइट है, वहां पे जाकर बैंक के स्टॉक का नाम लिखिए और फिर फाइनेंशियल करिए, तो बैंक का पूरा पीएल बैलेंस शीट सब दिख जाएगा। तो बैंक अगर पीएल, स्टेट बैंक का हो, पीएनबी का, किसी को भी अगर पीएल आप ओपन करोगे, सबसे पहले क्या दिखता है पता है? इंटरेस्ट इनकम। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट इनकम। बीकॉम में जो लोग थर्ड ईयर में बैंकिंग कंपनी का काम किए होंगे, उन लोगों को पता होगा कि बैंकिंग का पीएल में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट इनकम। तो आज बैंक भी इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, एफडी होल्डर भी इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो एफडी होल्डर के लिए इंटरेस्ट कौन सी इनकम होगा? अदर सोर्स इनकम होता है। लेकिन बैंक इंडिया भी आप लोग अदर सोर्स ही बोलोगे कि बिजनेस मानोगे? समझ रहे हो? इनकम इनकम की जगह है, कौन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग उसका नेचर चेंज हो जा रहा है। जब इंटरेस्ट बैंक के पास जा रहा है तो बैंक उसको क्या मान रहा है? बिजनेस मान रहा है। जब हम आप आम आदमी जिसके पास आ रहा है उसको क्या मान रहा है? अदर सोर्स मान रहा है। उसमें जा रहा है, हाँ ना? तो सर अभी हम लोग को सीखना ही है। क्या सीखना है सर? हम लोग को ये सीखना है कि कैसे इसको पहचाने। ठीक है, तो पहला केस क्या था? लॉटरी का था। एक केस लॉ आया था जहां पे ये मतलब इसी के ऊपर केस लॉ बना था। सर स्टॉक के ऊपर कुछ भी अगर इनकम हो वो तो बिजनेस इनकम होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब सिक्योरिटी होता है। अरे शेयर मार्केट वाला स्टॉक नहीं, प्लीज थोड़ा बाहर आ जाओ। मुझे पता है शेयर मार्केट वाला फिगर चल रहा है बहुत लोगों के दिमाग में। नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस का स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो रीसेल के लिए यूज होता है। कम ऑन यार, एक लाइन पे, जो रीसेल के लिए यूज होता है। स्टॉक इज समथिंग जो रीसेल के लिए यूज होता है। तो स्टॉक मतलब जो मैं दोबारा बेचूंगा। तो आज लॉटरी वाला तो बोल रहा है सर मेरा टिकट दोबारा बेचने के लिए था, हम अपने लिए थोड़ी खरीदे, हम बेचने के लिए खरीदे। नहीं बिका इसलिए स्टॉक में हो गया। आज एक कपड़ा का दुकानदार अगर स्टॉक बोलेगा तो वही सामान दिखाएगा ना जो नहीं बिका। अगर बिक जाएगा तो किस बात का स्टॉक? वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। वहां पे जो नहीं बिकेगा वही तो स्टॉक माना जाएगा। एग्री की नॉट एग्री? एग्री कर रहे हो? तो सवाल बहुत ही सिंपल है सर। सवाल ये है कि आज लॉटरी वाला ये बोल रहा है कि मेरे पास जो स्टॉक है उसी से फर्स्ट प्राइज आया, तो वो तो मेरा बिजनेस इनकम होना चाहिए। तब डिपार्टमेंट का लॉजिक ये था, सर स्टॉक वही होता है जो एनी पॉइंट ऑफ द टाइम रीसेल होता है। स्टॉक वही होता है जो एनी पॉइंट ऑफ द टाइम क्या होता है? रीसेल होता है। लॉटरी टिकट का एक वैलिडिटी डेट होता है जिसको हम लोग लकी ड्रॉ डेट बोलते हैं। जिस दिन खेला होता है ना, डेट लिखा रहता है ना कि ड्रॉ ऑन दिस तारीख। तो उस दिन के बाद उस टिकट की कोई इज्जत रहेगा कि कोरा कागज बन जाएगा? लॉटरी हो जाने के बाद लॉटरी टिकट की कोई इज्जत है? संभाल के रखने की आवादा दिखाओगे तुम्हारे पास टिकट था, बस कुछ फायदा है उसका? कबड्डी भी लोग नहीं खरीदेगा उसको। तो क्या करोगे? बारिश हो रहा नाव बना के बहा दो, मन करे प्लेन बना के उड़ा दो, ही काम करना। किसी को फोन नंबर लिखने में काम आएगा। सही बात सही है। तो सर लॉटरी वाला जिसको स्टॉक मान रहा था, पहला बात तो स्टॉक तो था ही नहीं, क्योंकि स्टॉक उसी को बोलते हैं जो दोबारा बिकता है।
यहाँ पे तो ड्यू डेट के बाद उसको कोई इज्जत ही नहीं। तो लॉटरी का केस में कभी भी अनसोल्ड टिकट स्टॉक तो नहीं हो सकता। आप जिसको स्टॉक बोल के दावा कर रहे हो वो आपका स्टॉक है ही नहीं। तो जो आपका स्टॉक है ही नहीं उसके ऊपर किस बात का बिजनेस। तो लॉटरी चाहे आपको मिले या लॉटरी चाहे डिस्ट्रीब्यूटर को मिले, ऑलवेज वो क्या माना जाएगा, अदर सोर्स ही माना जाएगा। बोलो इन्वेंटरी में भी तो एक्सपायरी डेट होता है, तो उसका भी तो खत्म होता है। क्या चीज का? दवाई छोड़ कर क्या चीज का? दवाई छोड़ के किस चीज का बोलो? हाँ तो मेडिसिन सेक्टर के अंदर ही आता है, वो तो फार्मा के अंदर ही आता होगा ना। वो थोड़ी हमारे बिग बाजार में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट से बिकता है। क्या बोलो? फूड हुआ तो फूड के एक्सपायरी डेट कब होता है? लकी ड्रॉ का डेट होता है होली तक, दिवाली तक चॉकलेट वैलिड, खाओगे सड़ जाएगा उसके बाद। अरे ड्यू एक्सपायरी डेट तो इंसान का भी होता है। नहीं हम लोग तो पूरा जब तक है दुनिया तब तक तो हम लोग है ना। क्या पता रहता है? दवाई छोड़े किसी का पता नहीं होता। फूड आइटम और दवाई छोड़े किसी का पता नहीं होता। तो वो तो बिक जाता है ना, कोई पर्टिकुलर डेट तो नहीं होता है। लॉटरी का तो लॉटरी का पर्पस क्या था? एक सेकंड, मेडिसिन का गैस हम बोले, राजेश हम बोले, तुम लोग सुन लो। अच्छा बात कर लो, तुम लोग कर लो, हो जाए तो मुझे बताना। सर लॉटरी टिकट का एक पर्टिकुलर ड्यू डेट होता है कि इस डेट का खिला होगा। फूड का ऐसा थोड़ी होता है कि चावल दिवाली का 10 दिन तक वैलिड रहेगा। नहीं बोलो होता है, थोड़ी होता है सर। कोल्ड ड्रिंक्स में लिखा रहता है बेस्ट बिफोर विद इन 3 डेज। सर उस तरीके से देखोगे तो दुनिया का भी वैलिडिटी डेट है, उसके बाद मत जाओ। लॉटरी टिकट का एक पूरा पॉइंट ऑफ टाइम है, लॉटरी का भी स्टॉक हो ही नहीं सकता आपका। ये तुम बोलना चाह रहे हो, हम कभी नहीं बोले। मेरे ऊपर क्यों डाल रहे बात भाई? सिंपल सा बात है। ऐ सुनो लॉटरी का एक फिक्स ड्यू डेट मतलब होता है, उसका ड्यू डेट मतलब लकी ड्रॉ का डेट होता है। उस दिन तक उसका इज्जत है, खाना सड़ा नहीं जाता है। उसको अगर कबाड़ी के दे दोगे वो ले स्क्रैप की तरह ले लेगा। लॉटरी स्क्रैप की तरह बेचो, आप देखते कैसे बेचते बात हो। दवाई को छोड़कर, हम तो बोले दवाई को छोड़ के हर चीज का एक्सपायरी डेट के बाद भी कुछ ना कुछ रिसेल वैल्यू मिलता है, बट लॉटरी का नहीं होता सर ऐसा। इसलिए लॉटरी का भी स्टॉक हो ही नहीं सकता। और लॉटरी का ड्यू डेट भी लंबा चौड़ा नहीं होता है। लकी ड्रॉ अगर होली का होगा तो टिकट रिलीज करेगा एक हफ्ते पहले, मंथ का 1 मंथ पहले से यूज नहीं करता है। बट खाना पीने का स्टॉक होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। अगर आप बोलो सर मेरे अंदर हार्ड इम्यूनिटी बन गया है, मैं कुछ भी कंज्यूम कर लूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा बात है। तो दोनों का नेचर अलग अलग है सर। लॉटरी उसके बाद 22 तारीख का लकी ड्रॉ है, 22 तारीख के बाद लॉटरी कागज बन जाए। बट मेडिसिन भी वही एक्सपायरी डेट के बाद कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बट सर मेडिसिन का एक लंबा चौड़ा डेट होता है। ऐसा नहीं कि आज मेडिसिन प्रोड्यूस हो 1 हफ्ते बाद एक्सपायरी डेट आता है। एटलीस्ट 12 महीने तो रहता ही है, 6 महीने 12 महीने तो रहता ही है। सो गेटिंग माय पॉइंट। तो लॉटरी का भी आदर्श। अच्छा आप बोलोगे सर लॉटरी आदर्श से फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि लॉटरी इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगता है। ठीक है, आज मान लो हम लोग का ये वासिम का 2 लाख का लॉटरी लगा। ठीक है, सुन लो पूरा, सुन लो एग्जाम्पल। तो हम वासिम को मुबारकबाद देने गए, भाई 2 लाख का लॉटरी लगा, बहुत बहुत मुबारक है। ये मुंह बना के बैठा हुआ है। हमने बोला भाई 2 लाख रुपए लगा, कुछ तो खुश हो जाओ। वासिम बोला देखिए सर खुश होने का रीजन होना चाहिए, मैं खुश होने का रीजन नहीं है। बोला क्यों? बोला सर मैं 2.5 लाख का लॉटरी टिकट परचेस किया था और जिसके अंदर 2 लाख रिकवर हुआ, 50,000 अभी लॉस में चल रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब बोला भाई 30% टैक्स हो, भाई सब और गर्म हो गया। ठीक है, बोला कि सर मेरा 2.5 लाख का टिकट, तो 2.5 लाख का टिकट में 2 लाख तो मिल ही सकता है, किसी को भी चांसेस हो जाएगा, ज्यादा टिकट खरीद लिए। इनकम टैक्स बोलता है लॉटरी के से मुझे खाली एक ही चीज दिखता है, वो प्राइस। टिकट का वैल्यू डजंट मैटर। तो आपको 2 लाख रुपए का प्राइस मिला, 30% टैक्स तो चुपचाप बात खत्म करो। समझ में आया? ये अगर वो बिजनेस प्रूफ कर देता तो उसको लॉस दिखा सकता वो कि मेरा परचेस वैल्यू 2.5 लाख का है, 2 लाख मेरा सेल है, 50,000 लॉस है, तो लॉस के ऊपर टैक्स नहीं है। दैट इज द डिफरेंस।
बोलो। हम कभी गए नहीं है बट सुने। हाँ काट ले, टीडीएस काट के देखिए, 30% टीडीएस काट के देखो। हाँ तो आपको कौन सा मेहनत लग रहा है, कौन सा खेती बाड़ी करके पैसा कमा रहे हो? हम कभी किए नहीं, आई डोंट नो, बट पैसे प्राइस के ऊपर 30% लगता है, इतना श्योर। आप जाओगे, आइडिया का नंबर है आपके पास? अप्लाई। हाँ हाँ तो ले लीजिए, तो ले लीजिए, लेकिन आप सब अच्छा अच्छा, तो केबीसी में जाने का प्रोसेस पता नहीं है बट 30% लेता है, पता नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आगे बढ़े, केबीसी से आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, घर का एग्जाम्पल था। सुनो, हाउस प्रॉपर्टी अगर है, लॉटरी बिजनेस होगा ही नहीं अगर चांस होता तो, मतलब वो तो इसी के लिए तो लॉटरी वाला दिखाना चाह रहा था, तो हो गया नहीं सर, मिल गया तो प्राइस देना, मतलब आपको देना पड़ेगा सर। हाउस प्रॉपर्टी अगर लेट आउट होता है तो आपको पता होगा 30% उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पीजी में रहते हो? अच्छा, पीजी में रहते हो आप लोग? 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग, कितना शेयरिंग? 3 शेयरिंग होता है ना। तो पीजी का जो रेंट आप लोग पे करते हो उसके अंदर फूड इंक्लूड रहता है कि ओनली रहने का? फूड भी इंक्लूड रहता है ना बहुत सारा पीजी में। एक सेकंड, पीजी में जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें दो तरह कॉन्सेप्ट हमने देखे पूरा इंडिया में, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह पे। एक जगह खाली रहने का पैसा लेता है, 1 शेयरिंग नो शेयरिंग जो भी आपका कैपेसिटी रहे, और एक जगह में एक फिक्स चार्जेस लेता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, रहने का, खाने का और भी अम्यूनिटी सब जुड़ा हुआ रहता है। आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लंच पैक करके ऑफिस भेज दिया जाएगा अगर आप चाहो तो, एवरीथिंग सब सुविधा अवेलेबल। तो पीजी वाला जब आपसे पैसा ले रहा है तो उसके लिए तो वो रेंट हो गया ना, रूम रेंट होगा ना। एक रूम पे अगर 3 जन हुआ और 3 जन से अगर मान लो 6,000 करके ले रहा है तो हर एक रूम का कितना हो रहा है? 18,000 हो रहा है। उसका खर्चा भी तो होता है, आपके लिए खाना बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल और भी खर्चा होता है, मतलब खर्चा 10,000 हो गया, तो प्रॉफिट होना चाहिए 8,000। तो अगर वो पीजी वाले इसको हाउस प्रॉपर्टी मानते हैं ना तो उसका इनकम 18,000 नहीं माना जाएगा, खर्चा उसका 30% लेस किया जाएगा। लेकिन आज अगर ये पीजी वाला उसको प्रूव करते हैं ये मेरा बिजनेस इनकम है, कॉम्पोजिट रेंट है, तो उसका सारा खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि इनकम का सोर्स के हिसाब से क्या चेंज होता है, कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी जो है सर, लेट आउट प्रॉपर्टी, खाली 30% आपको डिडक्शन मिलता है, मतलब 1 लाख का रेंट मिला, 30% मतलब 70,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपका ये बिजनेस इनकम हो गया, जैसे कि मानिस्कर वाला का बोल रहे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट, उन लोग के लिए बिजनेस इनकम ही है, तो वो लोग क्या लेस करेगा पता है? पूरा शॉपिंग मॉल का इलेक्ट्रिसिटी बिल। किसका? पीजी वाला का। तो ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है, वो कभी नहीं करेगा, वो करेगा तो इनकम टैक्स से फंस जाएगा। पीजी में जो लोग रहते हैं वो लोग कैश लेता है कि पेटीएम लेता है? अभी सब ले रहा है, क्या बात करो, एक टाइम पे तो कैश ही लेता था खाली। ठीक है, तो अगर डिजिटल इंडिया हो रहा है तो अच्छा बात है, तो इनकम छुपा नहीं पाएगा। बट बहुत पहले सुने थे, स्टूडेंट ही बोलते थे कि खाली कैश लेता था। कैश लेने में, हाँ क्या चीज? हाँ तो कैश लेने से क्या होता है, दिखाना नहीं पड़ेगा। अरे कैश में रिसीव करने का फायदा होता है, क्या फायदा होता है? मैं दिखाऊंगा ही नहीं वो। आपसे अगर मैं 1 लाख रुपए कैश लेके बोल तो 10,000 मिला है तो कौन प्रूव करेगा? लेकिन अगर 1 लाख का पेटीएम करोगे आप कैशबैक के चक्कर में, तो कैशबैक तो आपको मिल जाएगा और मेरा अकाउंट में वो 1 लाख आ जाएगा, मैं छुपा नहीं पाऊंगा, मुझे बोलना पड़ेगा सोर्स क्या है। तो इसलिए पीजी वाला अपना पीजी वाला बुद्धि लगा के बोलते कैश। हाँ अच्छा, एनीवे गाइस सुनो, तो रेंट जो है, ये पीजी वाला जो केस है वो तो हाउस प्रॉपर्टी मान लेगा, वो मानना पड़ेगा। लेकिन एक्सिस मॉल, फोरम मॉल, इन लोग के लिए तो आपका बिजनेस इनकम ही होगा। अब शॉपिंग मॉल का सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब साउथ सिटी मॉल जैसा मॉल में कितना, लाखों बोलूंगा तो भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा। और उसमें क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको ऐसा नहीं देता है, फ्लोर के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब आपने 200 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई किए हो, कितना पॉइंट है आपका काउंट करके एक फिक्स चार्जेस करके दे देगा
वो ऐसा नहीं कि मीटर आपके नाम पे बनाएगा, पागल थोड़ी है, कितना मीटर बनाएगा? फिर और एक साउथ सिटी मॉल जैसा मॉल बना खाली मीटर को चेक करने के लिए। अगर इतना शॉप का डिफरेंट डिफरेंट मीटर बनाने जाएगा तो बहुत सारा करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं करते, वो डिस्ट्रीब्यूट करते इक्वली। तो एक खर्चा हुआ। मॉल का मेंटेन करना, साफ सफाई, हाइजीनिक प्लेस है ना, क्लीन प्लेस है ना, कि गंदा प्लेस है, इस हाइट तो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब खर्चा वो लिस्ट करके दिखा देता है कि मेरा शॉपिंग मॉल मेंटेन करने में ये खर्चा हो। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एग्जांपल में इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ने का पर्पस क्या है। तो आज अगर मैं कोई भी चीज को बिजनेस मानना चाहूं तो इसलिए मानूंगा ताकि बिजनेस मानने से मेरा फायदा क्या होगा पता है? इनकम के साथ साथ मेरा खर्चा भी देखा जाता है। जैसे, और लास्ट एग्जांपल आज का, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टडी में आएंगे। यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप लोग जो पढ़ते पढ़ते किसी को ट्यूशन पढ़ाए हो, किया हो? कोई हाथ उठा एक बार। अच्छा टीचर लोग अगर हो तो मेरे साथ। अच्छा क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? तो तुम्हारा दोस्त है ना, बोले सूरज पढ़ाता है। ठीक है, अरे जो भी है, कोई और भी नहीं पढ़ाया हो कभी किसी को, बच्चे लोग को? तो बच्चे लोग को पढ़ाने के बाद जो फीस आपको मिलता है, क्या वो आप लोग का प्रोफेशनल इनकम था? टीचिंग इज योर प्रोफेशन। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पढ़ाना चाहिए था फिर आपको। ठीक है, तो क्या था? हॉबी था, पैशन था, टाइम पास नहीं बोलूंगा, ठीक है। सॉरी, हॉबी था, पैशन था, पॉकेट मनी था, जो भी खर्चे का सोर्स था एंड ऑल दैट। तो आज अगर आप उसको इनकम में दिखाओगे तो डिपार्टमेंट भी खर्चा लेस नहीं करेगा, जितना इनकम उसको पूरा इनकम मान लेगा। लेकिन हम अगर इस करने जाएंगे ना, मेरा सारा खर्चा का डिडक्शन मिल जाएगा, स्टूडेंट का फीस मेरा इनकम भी होगा, और आप लोग को सर्विस देने के लिए जो जो खर्चा मैं कर रहा हूँ सारा का मैं डिडक्शन भी क्लेम कर लूँ। क्यों? वो मेरे लिए बिजनेस इनकम माना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसलिए ऑलवेज कोई चाहता है कि इनकम अगर बिजनेस सोर्स पे दिखाते हैं, इससे क्या होगा? खर्चे का बेनिफिट मिल जाता है। बट इनकम टैक्स भी शातिर चीज है, मतलब वो लोग भी इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं, तो क्लैश होगा। तो देखते आइए, तो शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल प्लीज अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है आप लोग तक? कोई डाउट आप लोग का एंड से है तो बताओ। Any confusion from your end, sir, ma'am, from online, please? We are waiting for you. Okay, public सेल क्लियर है? ओके है? पक्का सुन के ओके बोल रहे हो तो? ओके, हाँ जी दोस्तों बोलो। सर कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हाँ, तो बिजनेस में सब होता है, प्रॉफिट लॉस होने ही होता है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? वही तो समझे नहीं क्या बोल रहे हो? अच्छा, तुम बिजनेस का डेफिनेशन बोल रहे हो तो आंसर की तरह बोलो ना, क्वेश्चन की तरह क्यों बोल रहे हो? टोन, उसका टोन सुन के क्या लगा? आंसर था, क्वेश्चन था वो। सुनो, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है आप लोग के लिए? सूरज ने बोला कोई क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फाइन, और कोई डेफिनेशन फॉर बिजनेस? बिजनेस का डेफिनेशन किसको बिजनेस बोलते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके डन। और कोई? एक्सपर्ट, एडवाइस। गर्ल्स लोग आप लोग कभी कुछ बोलते नहीं हो, समझ जाते हो कि चुपचाप ही रहते हो? समझते हो तो बंगाली बोल लेते हो कि हिंदी बोल लेते हो, कि दोनों ही? बंगाली, हिंदी तो बोल भी लिया करो कभी कुछ क्लास में। यस, बोलो प्रिया जी, बिजनेस क्या है बोलो? एनी डेफिनेशन बिजनेस का? नहीं पता? हाँ पंडित जी बोलो। हाँ, अच्छा एक सेकंड। हाँ मैडम, सेल्फ, हाँ अच्छा, मतलब खुद से जो सेल्फ चीजों पे। फाइन, और कोई एडवाइस? हाँ, अच्छा बिजनेस में परचेस से सेल है, ट्रांजैक्शन होगा। ओके फाइन। Hello. यस, ऑनलाइन अच्छा, Sir. ऑनलाइन से आंसर आ रहे हैं। हाँ बोलो। Sir, providing service when is something income, that is the Okay. business for that. अच्छा सुनो, मोरल सबका आंसर करेक्ट ही था, बट थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होना चाहिए था। कुछ बोलोगे आप लोग?
कुछ बोलोगे सर? तुम नहीं, तुम्हारे बगल में जो है। अरे भाई तुम हाँ बोलना है कुछ? श्योर सर, तुम्हारे पीछे ठीक, बोलो। नहीं शुभम तुम नहीं हो, बोलो क्या डेफिनेशन है, बोलो जो भी मन में बोलो भाई, ऐसा चुपचाप बैठे थोड़े का, बोलो कुछ डेफिनेशन है मन में। ए, वो खिड़की से हम झाँक कूद सकते हैं, देखो वो खिड़की से कूद सकते हैं हम। सर खोलिएगा अरे ऑडिबल है? मेरा आवाज आ रहा है अभी प्रियंका? Yes, sir. ओके सुनो। अच्छा, टाटा जो है, रिलायंस जो है, जो भी दुकान का नाम अगर लेता हूँ, इसमें कोई शक है कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कि सब बोलेगा बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं ना। देखो बिजनेस का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम लोग को दिखता है। क्या दिखता है? अगर कोई, देखो तुम लोग जो बोल रहे हो वो गलत नहीं बोलूंगा, सब अपना अपना व्यू पॉइंट्स ओपिनियन दिए हो, बट डेफिनेशन होता है ना, कॉन्क्रीट होता है। तो अगर बिजनेस का कॉन्क्रीट डेफिनेशन अगर आपको जानना है, सुनना है, तो वो कुछ इस तरह का है कि कोई भी ट्रेड, ओके, और कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी लाइक कोई सर्विस एंड ऑल दैट, एंड मैन्युफैक्चर, जहां पे भी देखोगे उसको हम लोग क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे। हाँ या ना? कोई भी ट्रेड ऑफ एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर और एनी काइंड ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी। सर्विस एक कॉमर्शियल एक्टिविटी होता है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो अपना ओन थॉट होता है, खुद का बिजनेस जो खुद का ओन सेटअप होता है, दैट वाज द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो गाइस आप लोग ये तीन बातें समझ में आया? पहले लिख लो, इसको लिख लो। बिजनेस मींस, अच्छा ये बिजनेस का डेफिनेशन है, प्रोफेशन का नहीं, ठीक है? बिजनेस मींस एनी ट्रेड, business means any trade, comma, manufacture. Business means any trade, comma, manufacture, comma, any kind of commercial activity. Any kind of commercial activity. कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब सर्विस। सूरज तुम जो बोल रहे थे फाइनेंशियल, वो तो पूरा बैंकिंग सेक्टर को तुम बोल रहे थे, बट फाइनेंस के छोड़ के तो और भी तो सेक्टर है ना सर। तो इसलिए बोलो कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी तरह का सर्विस हो, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, सबको ले लेगा। गाइस सर्विस सेक्टर को मानते हो ना? दो सेक्टर प्राइमरीली होता है, एक है सर्विस और दूसरा मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग। तो सर्विस सेक्टर भी तो बड़ा सेक्टर है ना। पावर सेक्टर किस में जाता है? पावर सेक्टर सर्विस में जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एंड ऑल दैट। Yes, sir. बैंकिंग सर्विस के अंदर जाएगा। सो दे आर डूइंग व्हाट? दे आर डूइंग कमर्शियल एक्टिविटी। अच्छा, इसमें कोई शक है? ये लाइन में कोई शक है? अच्छा ये तो कंफर्म है, शिवम बात मत करो प्लीज, सुन लो। तुम लोग का नेक्स्ट दिन अलग अलग बिठा दूंगा। तो प्लीज ऐसा, प्लीज थोड़ा सा और बात मत करो। अच्छा सो गाइस, तो शांत रहो यार, मैं दो लोग को एक साथ लेके चलो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। दिस इज बैक टू माय 4th क्लास, थोड़ा सा कोऑपरेट करो प्लीज। अच्छा, सो ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर जो है, ये तीन बात तो क्लियर है, और ये तीन चीज का पर्पस एक ही है, वो है प्रॉफिट। बोलने का दरकार भी नहीं है, कोई टाइम पास के लिए ट्रेड करने नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चर करेगा तो उसके पीछे रीजन एक ही रहेगा, दैट शुड बी अर्न द प्रॉफिट। सर मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, ये तो हम लोग समझ गए थे बहुत पहले, लेकिन ऐसा भी बहुत चीज होता है ना जिसमें मतलब ये डायरेक्टली नहीं दिखता है। जैसे कि अभी इस साल कोविड के लिए नहीं हुआ है, बट हर साल जब ठंड का मौसम पड़ते हैं, तो आप अगर कोलकाता सराउंडिंग एरिया में अगर रहते हैं, जो भी आपका लोकेलिटी है, नवंबर दिसंबर मंथ ऑनवर्ड्स देखने एक मेला टाइप लगता है, 10 दिन का, 7 दिन का,
ठीक है। तो कोई कल्चरल एक्टिविटी होता है, प्रोग्राम्स होता है, मेला लगता है, होता है ना, अभी तो बहुत कॉमन ट्रेंड है। इस बार नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड के चलते ऑल दैट नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है, सपोज मान लो मैं मेरे एरिया का बात कर रहा हूँ, दमदम एक एरिया है यहाँ पे नॉर्थ कलकत्ता का, तो दमदम में मान लो मेला हो रहा है, तो 10 दिन दमदम में हुआ, उसके बाद मेरा एरिया सोदपुर पानीहाटी, उसमें वो मेला शिफ्ट हो गया। तो जब भी वो दोनों जगह में विजिट करता हूँ तो दोनों जगह में एक चीज कॉमन देखता हुआ स्टॉल। तो एक दिन ऐसे ही खत्म हो रहा था मेला, तो मैं उन लोग से पूछा कि भैया आप लोग पूरा साल करते क्या? तो बोलते देखिए सर 6 महीना मैक्सिमम हम लोग काम करने का मौका मिलता है, बिकॉज 6 महीने ऐसा होता है, सारा सीजन मेला नहीं लगता। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटीज होता है, चाहे दुर्गा पूजा हो या दिवाली हो या इस तरह का मेला हो, वो लोग जाके अपना स्टॉल लगा लेते हैं। तो अगर आप इन लोग से पूछोगे, इन लोग कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, नो, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस करने का तरीका वो भी नहीं है। समटाइम्स जो डिमांड है वही डिमांड का बिजनेस वो लोग करते हैं, बट ये लोग ऐसा करके भी अपना गुजारा कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि दे आर नॉट लिव देयर लाइफ, दे आर लिविंग देयर लाइफ इन देयर वे। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर इन लोग के जो एडवेंचर तरह का चीज, एडवेंचर एक तरह हुआ, 7 दिन इस जगह 7 दिन उस जगह पूरा घूमता ही लोग, और ये फ्री में बैठने का जगह नहीं मिलता है, जो मेला का स्टॉल है तो उन लोग को पैसा देके लेना पड़ता है। आप अगर कभी इन लोग से बात करोगे तो पता चलेगा कि फ्री में उन लोग को नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन एकदम बहुत सिंपल सा है, ये जो लोग जो ऐसे घूम घूम के बिजनेस करते हैं, जिसका ना तो कोई ठिकाना है, सॉलिड बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस, ना कोई ट्रेड लाइसेंस, कुछ भी नहीं है, लगभग एक हफ्ता मैक्सिमम कोई एक जगह पर या 10 दिन, तो इन लोग का जो चीज है, क्या इन लोग का ये बिजनेस माना जाएगा? प्रोफेशन का बात ही नहीं है सर, इस चीज बिजनेस, क्या ये बिजनेस माना जाएगा? अच्छा, पब्लिक बोले नहीं सर, ठीक है। अच्छा अच्छा एक सेकंड, आप लोग हाँ या ना में जवाब पूछे थे, हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो, कॉन्फिडेंट हाँ माना जाएगा सर। लॉजिक पता ही नहीं है आपको, हाँ ना में जवाब, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ना हाँ जो भी है ना रहा हूँ बाद में, ठीक है। दूसरा कुछ एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल ये है सर, जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसको गाना गाना या डांस करना आता है, क्या कर देते हो? डांस करना आता है? अच्छा एक सेकंड, मैं वो भीड़ में डांस करने का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल डांसर, जो कभी स्टेज शो वगैरह कर लेते। तुम स्टेज शो किए हो? स्टेज शो किए हो कभी? बाहर में, स्कूल में नहीं? बाहर में किए सर, जब 70 विद्यालय का भी ठीक है। अच्छा एक सेकंड, ऐसा बहुत लोग होता है ना जो बचपन से गाना सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं। अच्छा बिकॉज हम लोग कभी डांस देख लेंगे भाई साहब, इट्स अ क्लास प्लीज, इट्स अ क्लास टू मेंटेन द डेकोरम प्लीज। एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आपस में भिड़ जाओ यार, बाहर जाके देख लेना उसका डांस क्या है। नहीं यार, आप लोग ना बीच में इतना फ्लो टूट देता ना, एग्जांपल लेने का मन नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा लोग होता है जो लोग डांस सीखते हैं बचपन से, प्रैक्टिस भी करते हैं और कई जगह स्टेज शो कर भी लेता है, बट दे आर नॉट लाइक अ प्रोफेशनल लाइक रेमो डिसूजा और वो टॉरेस की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको डांस या गाना गाना आता है और साल में 2-3 शो कर लेता है और उससे उसको पैसा भी मिलता है, तो वो जो पैसा उस शो को परफॉर्म करने के लिए मिलता है, क्या उसके हाथ में वो बिजनेस इनकम माना जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, हाँ नाम ही पूछे थे, लॉजिक नहीं पूछे थे, तो हाँ हाँ है, ना ना है। अच्छा, तो आज अगर अरिजीत सिंह का बात करोगे तो उसके लिए क्या बोलोगे आप लोग? क्यों आशिकी 2 गया इसलिए? तो हाँ, प्रोफेशन माना जाएगा और बिजनेस। अरिजीत सिंह के लिए प्रोफेशन क्यों माना जाएगा? हाँ अच्छा, जो लोग बोलो गाना गाना है अरिजीत सिंह का काम है, उन लोगों के लिए जानकारी के लिए बोल दूं, अरिजीत सिंह इज नॉट अ सिंगर नहीं, ठीक है। वो असिस्टेंट कंपोजर थे, कभी उसका लाइव स्टोरी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लेना। उसका जर्नी स्टार्ट हुआ था फेम गुरुकुल से, जिसमें वो 3rd या 4th हुआ था। सुन लो अरिजीत सिंह का फैन लोग, ठीक है। तो वो 3rd या 4th होकर चला गया था, फिर वो जो महेश भट्ट का जो म्यूजिक कंपनी था उसमें एज असिस्टेंट कंपोजर काम करता था। एक दिन कोई गाना उससे गा दिया था मर्डर 2 का, जो सुन के लोग को अच्छा लगा, फिर जाके धीरे धीरे वो जर्नी में आया।
तो अरिजीत सिंह उसको इंटरव्यू में पूछा गया था आपको गाना गाना आता है कि कंपोज करना, तो बोला था कंपोज करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कोई भी यूट्यूब पे या गूगल पे जाके चेक कर लो, मिल जाएगा। तो जो लोग को लगता है कि अरिजीत सिंह गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करता है, ऐसे कॉन्फिडेंटली मत बोलो, कोई पढ़ लिया करो उसके बारे में, सब जगह बोल रहा। क्या पहले नहीं था, अभी तो उसका हो गया। अभी भाई बहुत काम आता है भाई, जब मैं कोई एग्जाम्पल लूंगा ना तो इसको सुन लेना, क्रॉस वेरीफाई करने से हम क्या बोल तुम क्या बोल रहे हो। तो पहले सबको अंदाजा लगाना हो गया। तो हम क्वेश्चन क्या पूछे थे? तो यार तुम लोग ना इतना डिमोटिवेट करते हो एग्जाम्पल लेने के टाइम पे। देखो मैं जब कोई एग्जाम्पल लेता हूँ ना, मैं पढ़ के लेता हूँ एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है, कल सपना आया था रात में अरिजीत सिंह आया था मुझे बोलने के लिए? सो फाइनली क्या तुम लोग ना मजा ही खराब कर दो एग्जाम्पल का। सुनो, गाना गाना, सिंगिंग, डांसिंग, ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपका प्रोफेशन हो या ना हो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में ऐसा बहुत सारा सिंगर है जो आज भी मोहम्मद रफी साहब का या किशोर दा का गाना गा के अर्न करते हैं, जिसका नाम भी आपको पता भी नहीं है, बट स्टेज शो में वो लोग भी परफॉर्म करते हैं। तो कौन कितना फिल्म फेयर जीता, कौन कितना सुपरहिट हुआ, इससे उसका प्रोफेशन तय नहीं होता एज पर द इनकम टैक्स। ये सब एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल इसलिए देता कि आप लोग रिलेट कर पाते, बट आप लोग तो वही अलग चीज लेना है, कुछ एग्जाम्पल है चले कुछ और जगह जाना है। सी, तो जो भी एडवेंचर, मतलब कोई भी एडवेंचर बेसिकली एक तरह का एडवेंचर हुआ जो आपको लग रहा है ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर की तरह है। तो वो जो मेला का जो दुकान था, मेला का दुकान का जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, तो उसमें भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा 4 कंडीशन। तो अगर आपको कोई एडवेंचर करना है, देखो घूम घूम के बिजनेस करना इज लाइक एडवेंचर। बिजनेस घूम घूम के नहीं होता, सबको पता है परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस तो एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आज अगर आप घूम घूम के इधर उधर बिजनेस कर रहे हो तो एक तरह का एडवेंचर होता है। तो एडवेंचर को इनकम टैक्स तभी बिजनेस मारेगा जब आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई करो। अब ये 4 कंडीशन जो लोग सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो अरिजीत सिंह हो या कोई भी प्रोफेशनल सिंगर जो किसी को गाना नकल करके गा के गाते हैं, सबके लिए प्रोफेशन ही माना चाहिए। ओके, तो क्या कहे सर बताइए। पहले बात तो बिजनेस के लिए कंडीशन है नहीं, ये कंडीशन उन्हीं लोग के लिए जो बिजनेस जैसा है, मतलब हु इज इन एडवेंचर। ठीक है, तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 ये है, दैट वाज कि आपका उस बिजनेस या एडवेंचर में अमाउंट कितने इन्वॉल्व, सॉरी टाइम कितने इन्वॉल्व है। दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे के अंदर आप कितना टाइम उस एक्टिविटी को देते हो, उस एडवेंचर को देते हो। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आपका इफोर्ट कितना जाता है, आप कितना एफर्टलेसली उस काम को करते हो। ठीक है, थर्ड नंबर, आपका पैसा कितना इन्वॉल्व हुआ उसमें। एंड फाइनली आपका मोटिव क्या था। एंड मोटिव इज ऑलवेज हैज टू बी प्रॉफिट। अगर बिजनेस होना चाहिए तो मोटिव इज ऑलवेज हैज टू बी प्रॉफिट। ये 4 बातें अगर आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो आपका एडवेंचर को भी क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। अब वो उस भाई साहब को एग्जांपल के लिए जो पहले एग्जांपल दिए थे, कौन सा वाला था, वो मेले में जो घूम रहा था, तो उसका अगर पूछोगे भाई दिन में कितना घंटा एफोर्ट देते हो, तो वो बोलेगा 24 घंटे के अंदर तो आधा समय तो दुकान ओपन रखना पड़ता है, क्योंकि मेला अगर शाम से ओपन होता है तो रात का चलता है, तो दुकान खुला रखना पड़ता है। एफर्ट, वो अगर फुच्चे का स्टॉल लगाता है या कोई खाना पीना सामान का स्टॉल लगाता है तो उसके लिए बनाना भी पड़ता है ना, तो एफर्ट लगता है अच्छा खासा, तब जब वो सामान बनेगा और मार्केट में बेचेगा। थर्ड होता है अमाउंट। सर मैं पहले ही बताया था, मेले में स्टॉल खोलने के लिए फ्री में नहीं मिलता है, कॉमिटी को पैसे देना पड़ता है, और वो भी 200-300 रुपए नहीं, भारी भरकम अमाउंट देना पड़ता है। और वो अमाउंट ऐसा नहीं कि मेला खत्म आपको वापस मिलेगा, नो, वो उन्हीं लोग का है। आप अगर बेच के प्रॉफिट कमाओगे तो आपका फायदा है, अगर बेच नहीं पाओ तो आपका लॉस है। क्लियर कट एग्जांपल। एंड फाइनली मोटिव, तो उन लोग का मोटिव क्या था, टाइम स्पेंड करने के, प्रॉफिट अर्न करना। तो आप ही लोग बता दो, वो जो लोग ऐसे घूम घूम के मेला घूमते हैं उन लोग का क्या इनकम माना जाएगा। समझ आया। अब आप लोग का ट्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जो लोग ट्यूशन पढ़ाने टाइम पे हाथ उठे थे, तो आप लोग बोले 24 घंटे के अंदर कितना घंटा ट्यूशन पढ़ाते थे, तो आपको लगता है इज इट सफिशिएंट टू बिकम अ प्रोफेशनल टीचर। एक प्रोफेशनल टीचर के लिए 24 घंटे के अंदर 2 घंटा पढ़ाना सफिशिएंट है। बट मेरा रूटीन अगर बोलोगे, कोई भी टीचर का रूटीन बोलोगे, तो सुबह का एटलीस्ट 9 घंटा तो लगता है यहाँ पे। हाँ, सुबह का 8 बजे से शाम का 5 बजे तक, तो दिन का आधा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, इफोर्ट, तो अगर टाइम भी अगर आपको कम जा रहा है, इफोर्ट भी आपको कम ही जाएगा। मतलब आप जो लोग टीचिंग एज अ हॉबी ले रहे थे, अमाउंट इन्वॉल्व, मतलब वही आपको पढ़ने में कितना खर्चा हुआ,
एंड सच में लास्ट में जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हो मतलब एज अ हॉबी के तरह, तो उन लोग का मोटिव क्या है, पैसा कमाना कि पॉकेट मनी अरेंज करना ना? इट्स नॉट अ इंटेंशन फॉर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के इंटेंशन हो तो आप एक कोचिंग सेंटर ओपन करोगे, एक सेंटर ओपन करोगे एस्टैब्लिशमेंट लेके, जिसमें आपके अमाउंट इन्वॉल्व होगा। एक बोलते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, ये सब बात बोले हुए भी तो सुने होंगे। तो प्रोफेशनल तरीके काम करने का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ओपन करो, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, स्टाफ रखो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यू आर डूइंग अ सीरियस थिंग। ये 4 कंडीशन समझ में आया आप लोग का? क्या क्या था? नंबर 1 इज द टाइम इन्वॉल्व, नंबर 2 is the effort involved, amount involved, and motive involved. Profit involved नहीं, motive involved, and motive has to be the profit. Clear? तो आप लोग कभी टीम वर्क में बिलीव रखते हो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की टीम? तो टीम याद रखना, ये याद हो जाएगा। T stands for time, E stands for effort, A for M for amount, M। तो टीम से हो जाएगा, लिख लो। सर हेलो सर। बोलिए, हेलो सर एक करके बोलिए। सर ये बोलो फर्स्ट गिव ट्यूशन सर মানে गिव ट्यूशन ट्यूशन तक किसের মধ্যে পড়বে किसके अंदर आएगा आदत सोर्स। अगर प्रोफेशन नहीं है तो अदर आदत सोर्स में जाएगा। जो बिजनेस में क्वालिफाई नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? वो आदत सोर्स में चला जाएगा। जो प्रोफेशन में है वो कहाँ जाएगा? वो आदत सोर्स में चला जाएगा। স্যার বলছি এফর্ট যেটা বললেন ওটা একবার বলতে পারবেন? 2 নম্বর পয়েন্টটা একবার এফর্ট ইনভলভ যেটা বললেন ওই জিনিসটা একবার বলতে পারবেন? हम क्यों नहीं बोल पाएंगे सर? जरूर बोल पाएंगे। एफर्ट का मतलब सर वो तो एक बार आप बोलो। कितना टाइम दे रहे हो उसके अंदर। टाइम मतलब आप कितना टाइम से वो काम कर रहे हो, और वो काम करने के लिए आपको कितना घंटा रेडी करना है, वो होता है एफर्ट। सर मैं फुटबॉल मैच खेलने गया, वो है मेरा टाइम कि कितना टाइम मैं ग्राउंड में था, और उसके लिए मैं अपने आप को रेडी कर रहा था, वो था मेरा एफर्ट। ও আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। ओके, तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं अपने आप को पढ़ाया हूँ ना। मतलब अपने आप एग्जाम पास किए, मतलब अपने आप को मेहनत करके एग्जाम पास करना पड़ा, तब जगह मैं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोग का। तो ये था मेरा एफर्ट। आपको आप सीए बनने सर की फाइल कर रहे हो, तो आपको सीए बनने के लिए जो डालना पड़ा वो था आपको एफर्ट। और सीए बनने के बाद जितना टाइम आप दे रहे हो, दैट इज योर इन्वॉल्वमेंट इन योर प्रोफेशन। ओके, हाँ जी बोलिए। सर सर प्रोफेशन कब माना जाएगा वो जो अरिजीत सिंह का जो आपने अरे अरिजीत एग्जाम्पल सिंह दिए ऑब्वियसली इट्स द प्रोफेशन। मतलब हम आप लोग से पूछे थे कि अरिजीत सिंह का प्रोफेशन क्यों मानते हैं, लॉजिक पूछे थे कि व्हाई अरिजीत सिंह, कुमार सानू या हम लोग का सोनू निगम को प्रोफेशन आप क्यों मानोगे? बिकॉज आप 4 कंडीशन देखो सेटिस्फाई करेगा। कुमार सानू का गिनीज वर्ल्ड तो रिकॉर्ड में चार पता है आप लोग को? एक दिन में 128 सर गाना 127 गाना रिकॉर्ड किया। हाँ 4 कंडीशन है ना हाँ मैडम, ये 4 कंडीशन तो इन्वॉल्व सबको सर पड़े। 4 कंडीशन है तो सर बिजनेस माना जाएगा। नहीं, बिजनेस भी होगा, प्रोफेशन भी होगा मैडम। ओके सर। जहां आपको लगे गाइस, ये कंफ्यूजन है हॉबीज और प्रोफेशन के बीच। देखो प्रोफेशन और हॉबीज के बीच ड्राइंग करना प्रोफेशन भी तो बहुत लोग का। पिकासो के लिए ड्राइंग क्या था? पिकासो को जानते हो ना? क्या था वो लोग के लिए? प्रोफेशन था। आप अगर स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और प्राइज जीतो तो आपके लिए प्रोफेशन बन जाएगा। आप अपने आप को लियोनार्डो दा विंची समझ लोगे? नहीं समझना ठीक है, अच्छा बात है, ड्रीम देख सकते हो, बट आपके लिए तो वो हॉबीज रहेगा ना, बिकॉज ये 4 चीज। तो कोई भी सिंगर जो प्रोफेशनल बोलते हैं अपने आप को देखो, टाइम इनवॉल्व। वही तो बोले कुमार सानू सर का रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड में, 128 गाना एक दिन में रिकॉर्ड किया था। तो 24 घंटे में एक दिन होता है, तो एक एक गाना में अगर 5 मिनट करके भी तो भी तो गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड तो हो ही गया था। ठीक है, एफर्ट तो गाना गाने के लिए आपको पता होगा, मेहनत तो पहले खुद को भी करना पड़ता है, गाना सीखना, उसको रिवाज करना। अमाउंट, सर ऐसे तो कोई सिंगर नहीं बना, कहीं ना कहीं से सीखा होगा। एंड मोटिव क्या है? ऑब्वियसली हाँ, अरे हाँ यार, मतलब जो भी है, जो फील्ड में है, सबका मोटिव तो अल्टीमेटली घूम फिर के प्रॉफिट ही तो होता है ना। शाहरुख खान साहब एक्टिंग किस बात के लिए करते हैं? फ्री में करने बोले कोई शो फिर देखते हैं? कोई नहीं, वो खुद ही बोलते हैं ही इज अ प्रोफेशनल एक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? और अपने आप को जो प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं वो इस बात को फॉलो करता है। ठीक है, बहुत बार सुने सब डायलॉग कि अनप्रोफेशनल है, इसके साथ काम करने मजा नहीं आ रहा। मतलब जो इस सब चीज में ठीक ठाक फॉलो नहीं करता, एफर्ट नहीं डालता है, टाइम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस, नो? आगे बढ़े।
ओके तो गाइज बिजनेस का डेफिनेशन क्लियर हुआ एंड अच्छा ये चार चीज प्रोफेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, बिजनेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा एज वेल एज प्रोफेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओगे बिजनेस कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है। अच्छा मनी स्क्वायर वालों के लिए बिजनेस है कि प्रोफेशन है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं चार चीज के ऊपर सेटिस्फाई करके। हाँ सर आराम से हो जाएगा। टाइम इन्वॉल्व, शॉपिंग मॉल तो ऑलमोस्ट सर पूरा ही टाइम भी तो खुला रहता है। ठीक है, एफर्ट मतलब बिल्डिंग को मेंटेन करना, ठीक करना, एफर्ट पे पैसा मत ही पूछिए। हाँ तो आपको क्या लगता है साउथ सिटी मॉल का जितना एरिया है काम कितना इन्वेस्ट, करोड़ों भी कम है, मतलब 100 150 200 करोड़ मिनिमम तो होना ही चाहिए। आज का मार्केट वैल्यू करके तो 500 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, मोटिव क्या था देखो, सारा चीज सेटिस्फाई हो जाएगा। तुम्हें कोई भी एग्जांपल उठा जो लग रहा है आपको बिजनेस है, ये चार रोशनी डालो उसको, वो देखना सब में ग्रीन सिग्नल है, सब में तो ग्रीन आएगा। देख लो क्लियर, समझ लोगे। टू ऑल माय स्टूडेंट्स बिजनेस प्रोफेशन को क्लासिफाई कर लोगे, आगे बढ़ू। अच्छा तो इनकम टैक्स का हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हम लोग, और आज हम लोग कौन से स्टार्ट किए, पीजीपी स्टार्ट किए। पीजीपी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस को समझ गया आप लोग। प्रोफेशन सुनती आपके मन में जो आते हैं, जो लोग प्रोफेशन लेंगे लाइक डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, क्रिकेटर, सिंगर, ये लोग तो होते हैं ना। अच्छा हम लोग का घर का अगर नल, पंप का नल अगर खराब हो जाए तो इंजीनियर को बुलाते हैं कि प्लम्बर को बुलाते हैं। आपको अगर जब फर्नीचर बनाना होता है, डिजाइन वाला फर्नीचर, तो यूट्यूब देख के आप खुद कर लेते हो कि कारपेंटर के पास जाता है। तो ये लोग को आपको प्रोफेशन मानने में इनकार है। ये जो कार सर्विस प्रोवाइडर होता है, कारपेंटर होता है, प्लम्बर होता है, मोटर मैकेनिक जो होता है, जो सड़क के बगल में खड़ा रहते हैं, बोलोगे इसलिए गाड़ी आज भी रास्ते में सुरक्षित चल रहा है। तो ये सब लोगों को क्या आप लोग प्रोफेशन में बोलना है कि नहीं बोलना है, हाँ या ना। तो प्रोफेशन के अंदर तो जो स्टैंडर्ड प्रोफेशन हम लोग मानते वो तो आएगा ही। ये छोड़ के जितना लोग का नाम अभी लिए, कारपेंटर हो, और कौन हुआ, मोटर मैकेनिक हुआ, आपका प्लम्बर हो गया। अच्छा एसी खराब हो जाए तो एसी के लिए क्या, एसी का इंजीनियर बुला लेंगे, एसी का जो काम कर लेते उसी को बुलाएंगे, मैकेनिक को बुला लेंगे। ये सब भी किसके अंदर आएगा, प्रोफेशन के अंदर आएगा। अच्छा ये सब चीज सीखना पड़ता है, आप एसी सर्विस कर पाओगे। हाँ सर आज तो बहुत इजी, यूट्यूब में लिंक देख लेंगे, लिंक टाइप कर लेंगे, हाउ टू रिपेयर एसी, चढ़ जाएंगे एसी के ऊपर, ट्राई कर लेंगे। चाहे उसका कंडेंसर खराब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, पापा का है ना, पापा संभाल लेगा, फिर पापा मिस्त्री को बुला लेगा। ऐसे हिम्मत करते हैं हम लोग कि भाई जिसको आता है उसको बुलाते हैं पहले, पक्का। तो जो आता है वो क्या ऐसे यूट्यूब देख के सीख के आ रहा है कि कहीं से सीखा होगा। तो ये सब कोर्स को बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का नाम सुने हो आप लोग, आईटीआई का बोल के इंस्टीट्यूट था, आईटीआई नॉट आईआईटी, आईटीआई, जहाँ पे ऐसे चीज सिखाया जाता है। तो प्रोफेशन के अंदर वोकेशन को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। वोकेशन कौन सा होता है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, मोटर मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, ये सब लोग। जो लोग के पास कोई पेपर पेन पे डिग्री नहीं है बट टेक्निकल नॉलेज है। क्या एसी रिपेयर करने के लिए क्या आपको ऑक्सफोर्ड रिटर्न होना पड़ेगा, बट सर्टिफिकेट तो होना चाहिए आप लोग के पास। समझ में आया, ठीक है। ओके देख लो, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, वोकेशन नॉट वैकेशन, वोकेशन, VO। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, ठीक है, डन। वोकेशन का मतलब समझ में आया आप लोग का, वोकेशनल ट्रेनिंग जो लोग लेते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। आईआईटी अलग होता है, उसमें रिसर्च सिखाया जाता है। आईटीआई अलग होता है, एक आई इधर उधर करने से बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आईटीआई में वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे आई थिंक एक तो करके होता है, गवर्नमेंट का होता है। टेक्निक अच्छा है उन लोग का, जॉब भी देता है। आगे बढ़े। अच्छा अब हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। सुनो, एक चीज तो हम लोग कंप्लीट कर ली, वो है बिजनेस को पहचानना सीख गए, हाँ या ना। व्हाट इज बिजनेस, ये हम लोग सीख गए हम लोग। क्या
बिजनेस पहचान लोगे, प्रोफेशन पहचान लोगे, तो इनकम टैक्स का कोई भी हेड अगर आप लोग को पढ़ना है तो उसका अप्रोच सुन लो। कहीं पे भी कभी भी पढ़ने का मन करे तो अप्रोच ऑलवेज शुड बी लाइक दिस। क्या अप्रोच सर? सबसे पहले आपको इनकम को समझना पड़ेगा, व्हाट इज इनकम। तो आज मैं अगर कुछ भी एग्जांपल आप लोग के सामने दूं, ये बिजनेस है कि बिजनेस नहीं है, आप लोग समझ रहोगे, हाँ या ना? इतना कॉन्फिडेंस आ गया आप लोग का? एग्जांपल तो जितना दिया उतना कम से कम इंशाल्लाह संभाल तो लेंगे। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटेशन, इनकम कंप्यूट, अच्छा इनकम कितना होगा, एंड देन उसके बाद आएगा टैक्स। हम लोग इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग इनकम कंप्यूट भी कर पाए और उसके ऊपर टैक्स भी दे पाए। ये सब नो। तो हम लोग इनकम को पहचानना सीख गए, मतलब बिजनेस पहचानना सीख गए, हॉबी और प्रोफेशन के बीच फर्क कर लेंगे। बहुत लोग, जैसे वासिम तुम भी क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलते हो, विराट कोहली भी क्रिकेटर है, फर्क बहुत है, मैं फर्क नहीं करूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हारे लिए क्रिकेट क्या है अभी, हॉबी है कि प्रोफेशन है? प्रोफेशन कब माना जाएगा? जब ये चार चीज सेटिस्फाई करेगा। ग्राउंड में तुम 10-12 घंटा प्रैक्टिस करोगे, बहुत शैडो प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए पैसे भी दरकार होगा, अपने आप को फिट रखना, मेंटेन करने में, जिम वगैरह जाना, पैसा लगता है। मोटिव इंडिया के लिए खेलना तो ही, संग संग आईपीएल सिलेक्ट हो जाए, पैसे भी आ जाए, ठीक है। मोहम्मद सिराज के एग्जांपल ले लो, बंदा क्या था अब क्या बन गया, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर, ये सब तो आईपीएल खेलने के आया था ना, अब इंटरनेशनल प्लेयर बन गया, तो एफर्ट था। नटराजन, सब लोग। गाइस समझ आ गया आप लोग का? हॉबी और प्रोफेशन की भी समझ में आ गया। अच्छा, इंडियन टीम जो लोग खेलेगा वही प्रोफेशनल प्लेयर है, जो लोग रणजी खेलेगा उन लोग भी प्रोफेशनल प्लेयर बनेंगे। सर, यू आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग, यू कैन रिप्रेजेंट योर कॉलेज, रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट, नेशनल, व्हाटएवर। ऐसा नहीं कि इंडियन टीम का, जैसे सुभान अल्लाह बहुत अच्छा बात है, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टेट को भी हो जाएगा। क्या चीज सर बोला जो टीम में 11 प्लेयर खेलता है, हाँ, फिर वही 11 प्लेयर, दे आर नॉट, दे आर द पार्टिसिपेटिंग वन। वही बात है, टीम 11 के, टीम 15 का बनता है, फील्ड में 11 जन अवेलेबल रहते हैं, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग नेशन। लेकिन जो लोग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट, अरे वो लोग तो लेवल खेल के तो जाता है, सब लोग विराट कोहली नहीं कि डायरेक्टली रणजी से डायरेक्टली नेशनल टीम पे मिलेगा। सचिन सब लोग नहीं होता, सचिन को डायरेक्टली मिला था, अंडर 19 खेलना भी नहीं पड़ा उसको, टैलेंटेड था भाई, उस इसलिए उसको मिला था, ऐसा थोड़ी मिला था। तो और भी तो लोग था उस टाइम पे, जो भी था, उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, बट स्टेप होता है, पता है ना, क्रिकेट का, फुटबॉल का स्टेप होता है, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जोन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, देन स्टेट लेवल में ट्राई करो, देन नेशनल से बुलावा का वेट करो। तो बहुत लेवल होता है, बीच में से बहुत प्लेयर छूट जाता है, बहुत प्लेयर करियर बना लेता है, अपना अपना किस्मत की बात है। तो जो भी है आप लोग समझ लोगे, हॉबीज एंड प्रोफेशन के बीच समझ लोगे आप लोग, हाँ या ना? अब सपोज मान लो हम लोग के रूपम, क्या नाम है, ऑयन, ऑयन ऑयन को स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा लगता है। अब ऑयन दिन में 1 तो शेयर का ट्रेड करता है, सुबह उठ के एसबीआई खरीदता है, शाम को बेच देता है, 10-20 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, कर सकते हो। तो क्या ये प्रोफेशनल ट्रेडर हर्षद मेहता कहलाएगा अपने आप को? लेकिन यही जब लोगों का पैसा लेना स्टार्ट करेगा, भाई तुम दिन में मुझे 100 रुपए दोगे, शाम में 200 रुपए ले लेना मुझे, 1 का 2 करने का जब ऑफर बताएगा, तब ये प्रोफेशनल बना जाएगा, क्योंकि तब इसके लिए सब चीज सेटिस्फाई करेगा। स्टॉक मार्केट में जो पैसा कमाते क्या लगता है, वो लोग 10 मिनट में माला माल हो जाता है कि लॉट्स ऑफ स्टडीज रिक्वायर्ड, स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एफर्ट, तब जाके पैसा बनता है भाई वहां पे। तो आप लोग पहचान कौन खेलने से जीत जाओगे, ठीक है। आईफोन স্যার बोलो স্যার বলছি যখন ক্রিকেটাররা सर অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে सर ওটা सर কি सर আদার সোর্সে হয়? इधर हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, बिकॉज यहाँ पे और भी बाहर का ओ सेक्टर का, तो सब लोग को समझ में आना चाहिए प्लीज। सर क्रिकेटर लोग जब एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं तो वो क्या अदर सोर्स में होता है? अच्छा, क्वेश्चन है ऑनलाइन ऑनलाइन से, क्रिकेटर लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या उन लोग का वो इनकम अदर सोर्स माना जाएगा कि प्रोफेशनल माना जाएगा? आंसर दो। शाहरुख खान साहब ऐड दे रहा है, क्या होगा बोलो? शाहरुख खान साहब ऐड देते हैं तो ऐसा अनजान क्यों बन रहे हो? होता है ना। और क्या ऐड का कितना 2-3 लाख रुपए लेते हैं? 7 करोड़ उनका 10 सेकंड का चार्जेस है, 10 सेकंड स्क्रीन में दिखेगा 7 करोड़ रुपए, ब्रांड चाहे कोई भी हो, ऑब्वियसली जो ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट आता है। बच्चन साहब का गेस करो कितना? 15 करोड़, 15 करोड़ 15 CR 30 सेकंड का। हाँ, बच्चन साहब ऑब्वियसली।
हम बोल कुछ और है, तुम लोग सोच कुछ और हो। हम बोले स्क्रीन में अपीयरेंस होने का पैसा कितना लगता है, तो बच्चन साहब एक ऐड करता है उसका 15 करोड़ लेता है, जो 30 सेकंड वाला ऐड होता है, बट ऐड भले वो 3 करोड़। विराट कोहली के पास एंडोर्समेंट ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा ऊपर चला गया, उसके पास कॉन्टैक्ट ज्यादा है, समझ में आया, इसलिए वो एक तरह धोनी ऊपर था। तो जो प्लेयर ट्रेंडिंग में रहता है एंडोर्समेंट उसी के पास ज्यादा जाता है। तो ये इनकम, यस विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, करते भी है, तो उसके लिए कौन सा इनकम माना जाएगा? क्यों सोच रहे हो भाई, डालो ना इसके ऊपर 4 रोशनी, बात खत्म ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना इन टाइम देना पड़ेगा? जो लोग आधा घंटा बोल रहे हो ना, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट शूट करने का, पूरा दिन बैठ कर रखना पड़ता है। एक दिन 5 मिनट के सीन के लिए ना, एक दिन बस दिन रहा है। पता है, आई नो दैट, मैं उस इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ, आई नो दैट, पता है, इसलिए बोल रहा हूँ सर। पूरा दिन लगता है एक शॉट देने के लिए, ठीक है, एफर्ट सर, थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप जाओ खड़ा हो कैमरा शॉट। सब प्लेयर का इंडोर्समेंट मिलता है? ईशांत शर्मा का इंडोर्समेंट मिल गया क्या? तो मिलने में तो लोग भी देखते हैं कौन कैसी लुक है। धोनी को मिल रहा है, विराट कोहली को मिला है, ठीक है, उसको क्या मिला है? ड्रीम 11, ड्रीम 11 तो सब लोग खेल और क्या खेल। तो रेडबुल स्पॉन्सर ही किसी का होगा, इसलिए दूसरे तीसरे इंडोर्समेंट उसको कहाँ मिला? ए सुनो, क्रिकेटर हो, अच्छा पैसा, हाँ विराट कोहली बनने में पैसा लगा भाई, दैट इज योर एफर्ट, ओके। और वो एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? ताकि लोग पैसे ने उसको, कि पैसा। प्रोफेशनल इनकम सर, जो लोग जो पूछे थे, क्रिकेटर लोग जो ब्रांड एंडोर्स करते हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल इनकम, हार्डकोर प्रोफेशनल इनकम सर। क्रिकेट से ज्यादा पैसा तो उसमें ओके मिलता है। सर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पहचानते हो ना, वो अभी यस सर। जुवेंटस में खेलता है, जुवेंटस, ठीक है। तो जुवेंटस जितना पैसा उसको दिया, ठीक है, एक बार एक न्यूज आया था लॉकडाउन से ठीक 2 हफ्ते पहले, इंस्टाग्राम उससे ज्यादा पैसा देता है, CR7 का, ठीक है। जो भी है इंस्टा से उसका ज्यादा इनकम होता है दैन उसका क्लब का। पोर्टुगल से और नेशन से उन लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता जितना क्लब से मिलता है। तो बोलते हैं क्लब से उसको जितना मिलता है ज्यादा, उससे ज्यादा मिलता है इंस्टा से। तो वो तो ऐसे फुटबॉलर ही तो क्लासिफाइड है मार्केट में, बट वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इंडिया में नहीं आउटसाइड में करते हैं। मेसी को भी ऐड मिलता है, दे याद है, नेमार, सब लोग ऐड करते हैं। इंडिया में क्यों नहीं दिखते? इंडिया वाला एफोर्ड नहीं कर पाएगा, अब भी सब आते हैं। शाहरुख खान साहब का 10 करोड़ होगा तो रोनाल्डो का 10 करोड़ होगा, ठीक है, तो उसका कुछ ऐसे ही होगा, पूरा ब्रांड ही खरीद लेगा पूरा, तो डिपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल स्टार टॉम क्रूज, ओके, तो और भी जितना सारा है, ये लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, इंडोर्समेंट इन लोग को पूछो कितना होता है, ठीक है। और किसी का मन में कोई सवाल है? आगे बढ़ो। बच्चन साहब अभी टॉप में है, अपना एज में जितना वो काम कर रहा है, जितना उसको मिल रहा है, किसी को नहीं। तो मिलना ही चाहिए ना, इज अ लेजेंड। क्या हाँ, मतलब कौन? आप बोलते थे सर, बात कर रहा था, हाँ, मतलब चाय से का ऊपर। अच्छा, अब बिजनेस को कैलकुलेट कैसे करते हो? सुनो, बिजनेस इनकम को अगर मैं आपसे पूछूं एक पहचान कौन खेलने से जीत जाओ, काफी सारे एग्जांपल लिए आप लोग को, ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो बिजनेस इनकम पहचानने में? क्योंकि जब तक इनकम को बिजनेस में नहीं पहचान पाओगे तब तक बिजनेस नहीं माना जाएगा, जब तक बिजनेस नहीं माना जाएगा आपको बिजनेस के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। तो बिजनेस इनकम क्या है, क्यों है, समझ में आया आप लोग का? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या अप्रोच क्या होगा? कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बोले सर, किसी इंसान का सैलरी कितना है कैसे पता चलता है? नहीं पता, कौन सा डॉक्यूमेंट से चलता है? मुनमुन जी आप सुबह दिखा रहे थे, क्या था वो? आप जो सुबह दिखा रहे थे पीएफ के लिए, वो क्या था? तो किसी का सैलरी कितना है वो कहां से पता चलता है? सैलरी स्लिप पे से पता चलेगा। आपको कितना रेंट मिल रहा है वो कैसे पता चलेगा? रेंट बिल से, कितना रेंट बिल आप इशू कर रहे हो। तो आज अगर मैं आपसे पूछा क्वेश्चन, अभी यार ये तो मैं आंसर दे दिया, क्वेश्चन अभी आप लोग के लिए ये है, आप बिजनेसमैन हो, आपका इनकम कितना है कैसे पता चलेगा? क्या डॉक्यूमेंट देख के पता चलेगा? ऑनलाइन वालों क्या देख के पता लगेगा बोलो?
बिजनेसमैन का इनकम कितना है क्या देख के पता चलता है? कम ऑन यार, बच्चे लोग को भी बताए एग्जाम्पल, आप लोग बोल नहीं पा रहे हो क्या? बोलो। एंड द आंसर इज पीएल भाई। प्रॉफिट एंड छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता तुम लोग का, तुम लोग ब्रांड एंडोर्समेंट ही देखो। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या रहता है? या तो टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस। तो आपका कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ, ये देखने के बैलेंस शीट देखते हैं, पीएल देखते हैं। तो ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? सुनो ध्यान से, ये पीजीपी चैप्टर थ्रू आउट द क्लास आप लोग क्या सिखाएगा पता है? पीएल कैसे बनाते हैं। आप बोलोगे इसमें कौन सा बड़ी बात है, सारा इनकम और एक्सपेंसेस लेंगे। सर पीएल में दो ही साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब खर्चे का साइड है, क्रेडिट साइड मतलब इनकम का साइड है। ये तो सबको पता है। नहीं, इनकम टैक्स के नजर में अलग होता है। तो आपको यही सीखना पड़ेगा कौन सा चीज आप क्रेडिट साइड में लिख पाते हो और कौन सा चीज आप डेबिट साइड में लिख पाते हो। थ्रू आउट द चैप्टर पीजीबीपी यू आर गोइंग टू लर्न ओनली दिस थिंग कि कौन कौन से चीज आप लोग डेबिट साइड में लिख पाओगे, कौन कौन सी चीज आप क्रेडिट साइड में लिख पाओगे। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले? पीएल दोबारा। जैसे आज मान लो हम लोग का नाम क्या सर आपका? कृष्णेंदु एक शॉप ले लिया अपना एरिया में और इलेक्शन आ रहा है, कोई पार्टी आके, कोई भी जो आप लोग के एरिया में पॉपुलर है, आके बोला भाई साहब 5,000 रुपए चंदा देना है, पता नहीं देना है, क्या करोगे? फोन लगाओगे, चुपचाप दे दोगे? दे दोगे। तो ये बिजनेस करना स्टार्ट किया, 5,000 रुपए एज ए डोनेशन के नाम पे देना पड़ा। ये तो लिखेगा पीएल में, मेरा खर्चा हुआ, डोनेशन हुआ। इनकम टैक्स बोलेगा नहीं लिखोगे। इनकम टैक्स बोल रहा है आप कोई भी डोनेशन, कोई भी सब्सक्रिप्शन पीएल में नहीं लिखोगे। तो अब तक अब सीखते आ रहे थे लिखना चाहिए। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है? नहीं लिखना है। यही सीखने वाले हो कि क्या पीएल का डेबिट साइड में लिखने वाले हो, क्या पीएल का क्रेडिट साइड में लिखने वाले हो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग क्या आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो हम लोग सीखने तो ही है। ऑनलाइन वालों समझ में आया हम लोग का? तो नेक्स्ट दिन हम लोग क्लासीफाई करेंगे कौन कौन से इनकम को बिजनेस इनकम मानेंगे और कौन कौन से खर्चे को हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, नो? ऑनलाइन वालों समझ में आया आप लोग को? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बोलो।